हमारा जो टारगेट था कि हमने बैकएंड डेवलपमेंट करनी है। बैकएंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर जो है बैकएंड एपीआई डेवलपमेंट भी है और एआई की डेवलपमेंट भी है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अच्छा, उन सब को करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सेटअप करना पड़ेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह से काम करता है। जो हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है, उसके अंदर अगर आप इस डायग्राम को फॉलो करें ताकि हमें एक दफ़ा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, जो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो इसके अंदर मैंने राइट किया है। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसका एक लाइफ साइकिल है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान करते हैं, वो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई आइडिया आता है हमारे पास, उस आइडिया का हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें हम रिक्वायरमेंट की लिस्ट्रेशंस करते हैं। उस एसआरएस डॉक्यूमेंट से, ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाते हैं इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी बोलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट भी बोलते हैं इसको, और समटाइम प्रोजेक्ट मैनेजर भी ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिफिक फील्ड है डेट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियर। वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं और उसको एक डॉक्यूमेंट में राइट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एसआरएस। उसके बाद डिज़ाइन बनता है, मतलब उस स्पेसिफिकेशंस का मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, हमने उसको राइट कर लिया डॉक्यूमेंट की शक्ल में, डेट इज़ कॉल्ड एसआरएस। उस एसआरएस से डिज़ाइन बनता है, उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है कि कैसा नज़र आएगा, कलर कौन से होंगे, पेजेस कितने होंगे, बटन कहाँ पे लगेगा, जो भी डिज़ाइन हमारा होता है उसके लिए हम एक फिग्मा का टूल यूज़ करते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिक लोग काम करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स। अच्छा, इस फिग्मा को डिज़ाइन करने के बाद एक्चुअल हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जो हम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल ऊपर डिस्कस करेंगे, तो हम कोड करते हैं, यानी कि इस डिज़ाइन को कोड करते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट आती है, डिप्लॉयमेंट के साथ साथ मेंटेनेंस चलती है, और कुछ उसकी मार्केटिंग होती है सॉफ्टवेयर की। तो ये सॉफ्टवेयर का एंड टू एंड लाइफ साइकिल है कि आइडिया से मार्केटिंग तक क्या क्या स्टेप मेजर लेवल पे हम डिफ़ाइन करते हैं, वो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, जो मार्केट के या इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है। देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चूँकि हमारी ये वाले स्टेप्स हमारी फील्ड नहीं है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर डिज़ाइनर नहीं है हम, डिप्लॉयमेंट डेवऑप्स नहीं कर रहे अभी हम, मार्केटिंग नहीं है, तो हम ये स्टेप्स नहीं सीखेंगे। सिर्फ इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के स्टेप का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, उसके अंदर हम मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के आर्किटेक्चर को, डेट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और डेटाबेस डेवलपमेंट। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल को। सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल उसमें और स्टेप हैं, डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में ये 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड के अंदर लैंग्वेज चल रही है जैसे जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, हमने टाइपस्क्रिप्ट सीखी है, और जो मॉडर्न फ्रेमवर्क उसका चल रहा है वो नेक्स्ट जेएस है वेब डेवलपमेंट में, और रिएक्ट नेटिव या फ्लटर है वो मोबाइल डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है। तो ये सारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आता है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे काम करती है। फिर हम बैक एंड डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं, और बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड से बात कैसे करता है उसके लिए एक मैकेनिज्म है, डेट इज़ कॉल्ड एपीआई रिक्वेस्ट एंड एपीआई रिस्पॉन्स। यानी कि आप एक दूसरे मॉड्यूल से बात करना चाहते हैं, दूसरे स्टेप से बात करना चाहते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर, तो आपको एपीआई कॉल करना पड़ती है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोड से कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई भी फ्रंट एंड की लैंग्वेज किसी भी बैक एंड की लैंग्वेज से बात कर सकती है, इसलिए इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई के थ्रू ये बातें चलती हैं। अच्छा, सेम हमारे पास कोई भी बैक एंड लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हम पाइथन पढ़ेंगे और फ्रेमवर्क हमारा फास्ट एपीआई है, वो किसी भी डेटाबेस से बात कर सकता है थ्रू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसी तरह। लेकिन डेवलपमेंट में ये 3 मॉड्यूल होते हैं, तो ये एक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, बैक एंड अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी बैकएंड के अंदर ही हम एआई के मॉडल्स, ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशंस और बाकी सारा वो बैकएंड का पार्ट ही है। तो डेटाबेस फॉर डाटा स्टोरिंग, बैकएंड के अंदर हम सारी इंटेलिजेंट जो डिसीजंस लेने हैं, या वैसे हमने कोई इफ़ कंडीशंस लगा के कोई डिसीजंस लेने हैं, वो सब बैकएंड के कोड में इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, अब बैकएंड की डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, मतलब जैसे हमने नीचे वाले स्टेप को डिस्कस किया, बैकएंड स्पेसिफिकली क्या क्या उसके अंदर होता है।
जब एपीआई की रिक्वेस्ट आती है तो होता यह है कि समझो एक फंक्शन चलता है हर एपीआई की रिक्वेस्ट के अंदर और एक रिस्पॉन्स वापस जाता है। इस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, हम इस फंक्शन के अंदर अपनी डेटाबेस से बात कर रहे होते हैं, इसी फंक्शन के अंदर हम एआई के मॉडल्स कॉल कर रहे होते हैं, जैसे जेमिनी है, चैट जीपीटी का मॉडल है, जीपीटी है, या अपने कोई कस्टम मॉडल्स हैं वो भी इसी फंक्शंस के थ्रू हम उसको कॉल कर रहे होते हैं। फिर कोई बिजनेस लॉजिक हम उसमें लिख रहे होते हैं, जैसे अगर बैंकिंग ऐप है तो इस अकाउंट से पेमेंट इसमें ऐड कर दो, इसको ये कर दो, इस अकाउंट को ब्लॉक कर दो, इसको डिसेबल कर दो, इसको ये वाली एक्सेस दे दो, इसको ये एक्सेस रिमूव कर दो। जितने भी बिजनेस लॉजिक हैं वो भी हम इसी फंक्शन में लिख रहे होते हैं जो बैक एंड डेवलपमेंट में चल रहा होता है। कोई पेमेंट की एपीआईज कॉल करते हैं, स्ट्राइप, सेंडग्रिड, तो जिस तरह हमारा एक बैकएंड है इस तरह हम थर्ड पार्टी बैकएंड सॉफ्टवेयर को भी कॉल करते हैं थ्रू एपीआईज, क्योंकि हम लेट्स सपोज एक आईडीए पे काम कर रहे हैं। अब हमारा काम ये नहीं है कि हम उसको काम करते करते कोई दूसरा बड़ा आईडीए पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। लाइक हमने ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, उसका बैकएंड लिख रहे हैं, तो बैकएंड के कुछ फंक्शंस हम बना रहे हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए, लेकिन उसमें एक मॉड्यूल आता है कि जो पेमेंट जो पर्सन ई कॉमर्स की आइटम परचेज कर रहा है उसके अकाउंट से पेमेंट लेके उसके अकाउंट में डालनी है जो जिसका स्टोर है। तो अब ये काम करने के लिए यानी कि पेमेंट की एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र एक बजाते खुद एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसको बैंकिंग से भी कनेक्ट करना है और बहुत सारा काम इसमें करना पड़ता है। तो रेदर देन कि हम वो वाला बैकएंड भी खुद से लिखें, हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का बैकएंड एज एन एपीआई कॉल कर लेते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी एपीआईज या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो उनकी एपीआईज को हम इंटीग्रेट करते हैं, कॉल करते हैं। अच्छा, ये भी बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास आता है। एंड देन थर्ड ये हमने डिस्कस कर लिया कि हम एक्चुअली इस आज जो हम काम करेंगे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इस मॉड्यूल में कि हम फंक्शंस बनाना सीखेंगे पाइथन के साथ फ्लास्क सर्वर में फास्ट एपीआई वाला फ्रेमवर्क यूज़ करके, जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे जो वो फंक्शन ये सारे काम कर सकते हैं। अब डेफिनेटली हम पहले ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोर फंक्शंस के ऊपर है कि जो एपीआई के फंक्शंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे, उनका मतलब क्या है, उसको रन कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, ये आज का हमारा टारगेट है। लेकिन डेफिनेटली अगर हमें प्योर सारी बैकएंड की डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को कैसे कॉल करना है ये भी आना चाहिए, हमें अपनी बिजनेस लॉजिक उसमें कैसे लिखनी है ये भी आना चाहिए, हमें डेटाबेसिस से कैसे बात करनी है ये भी आना चाहिए, हमें एआई के मॉडल्स कैसे कॉल करने हैं ये भी आना चाहिए, हमें अपने मॉडल को रिफाइन करके इस फंक्शन के साथ चलाना कैसे ये भी आना चाहिए। तो ये सब बैकएंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है, लेकिन हम फंक्शन से शुरू करेंगे फिर ऐसा ऐसा बाकी सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो कवर करेंगे, ये हमारा टारगेट है। फिर उससे हमें बैकएंड की डेवलपमेंट आ जाएगी। जब हमारी बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें बन जाएंगी हमारे पास, हम एपीआईज अपनी बना लेंगे, मीन फंक्शंस राइट कर लेंगे, फिर जो हमने नेक्स्ट जेएस में फ्रंट एंड बनाया हुआ है उसको कनेक्ट करेंगे अपने बैकएंड के साथ थ्रू एपीआईज एंड एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। वो हम एंड पे करेंगे ताकि वो आपको ऑलरेडी भी आता है, क्योंकि हमने बहुत सारी एपीआईज जैसे फेक स्टोर की एपीआई थी इंटीग्रेट की थी, और शायद इस तरह की एपीआईज थी कुछ जो हमने रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स लिया था थ्रू सर्वर, लेकिन वो सर्वर हमने नहीं बनाए थे, मीन वो बैकएंड हमने नहीं लिखा था, वो पहले से लिखा हुआ था। तो बस फ़र्क ये है कि अब हम अपने ही बैकएंड सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे एंड रिस्पॉन्स भेजेंगे। अच्छा, उसके बाद ये एआई डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसके अंदर मॉडल की ट्रेनिंग होती है और मॉडल ट्रेनिंग के लिए हमें डाटा चाहिए होता है, फिर हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है, फिर मॉडल ट्रेंड हो जाता है, उसकी एक आउटपुट फाइल होती है, उसको हम कॉल करते हैं। वो जो फाइल होगी वो डेफिनेटली इसी फंक्शन के थ्रू कॉल हो रही होगी और हमें यानी कि हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे अपने फंक्शन को। मेरा फंक्शन जो है वो एआई के मॉडल में को डाटा की रिक्वेस्ट करेगा, जो भी प्रोसेसिंग उसने करानी है, जो रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे फंक्शन के पास आएगा यानी कि यहाँ पे, और यहाँ से रिस्पॉन्स वापस जो है फिर फ्रंट एंड को मूव कर जाएगा। तो ये हमारा फ्लो होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैकएंड की डेवलपमेंट, यानी कि ये जो बैकएंड की डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं उसकी हम एक्सप्लेनेशन बनाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन इंस्टॉल करनी है।
आप पाइथन लिखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पाइथन कर लिया तो आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। जिस तरह हमने Next.js के अंदर या फ्रंट एंड के अंदर हम एक पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं। कौन सा पैकेज मैनेजर है वहाँ पे? NPM, नोड पैकेज मैनेजर। वो क्या करता है? NPM क्या करता है? NPM हमें क्या हेल्प करता है? NPM हमें पैकेजेस, यानी कि जो ऑलरेडी लोगों ने कोड किया हुआ है वो कोड डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसको अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस के अंदर लगाने में हेल्प करता है। सही है। और अगर हमने कोई एप्लीकेशन किसी दूसरे को सेंड करनी है तो हमें पूरे सारे पैकेजेस सेंड नहीं करने हैं, जस्ट हमें पैकेज जेसन फाइल सेंड करते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास ट्रांसफ़र हो जाए और वो भी सेम पैकेजेस इंस्टॉल कर ले। इसी तरह जिस तरह फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम NPM मीन पैकेज जेसन के साथ चलते हैं, इसी तरह बैक एंड डेवलपमेंट में हम यूज़ करेंगे पोएट्री को। ये एक पैकेज मैनेजर है या डिपेंडेंसी मैनेजर है जो हमारे लिए सेम वही काम करता है जो हमने यान या NPM के साथ फ्रंट एंड में किया है। तो अगर बैक एंड की डेवलपमेंट में हमें करना है तो हम पोएट्री को यूज़ करेंगे। ये क्यों? पोएट्री के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फ्रंट एंड पे आप NPM और यान के अलावा भी तो डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरह पोएट्री कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक एंड डेवलपमेंट में काम करें, लेकिन ये बहुत सारा काम आसान करती है, ऑटोमेशन में लेके आती है चीज़ें। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि हम पोएट्री का इस्तेमाल करें ताकि हमारी डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो जाए। सही है। तो हमें पाइथन इंस्टॉल करनी है, उसके साथ पोएट्री का इंस्टॉल करना है। अच्छा, इसको करने के लिए डेफिनेटली हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, इंट्रोडक्शन में आएंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए इसने कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि आप ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पिप करके एक हमारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर होता है, उसके थ्रू आप करना चाहते हैं, या ऑफिशियल इंस्टॉलर जो है कर्ल की रिक्वेस्ट इसको करेंगे आप विंडो के अंदर ऐसे पावर शेल में, उससे भी इंस्टॉल हो जाएगा ये। और मैनुअली अगर करना है फिर भी पॉसिबिलिटी है, CI की रिकमेंडेशन भी है, लेकिन हम ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है इसको ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी है। हम बोलेंगे PIPX पिक्स इंस्टॉल पोएट्री, ये क्या करेगा? हमारे सिस्टम में पोएट्री को इंस्टॉल कर देगा। ये यहाँ पे इसने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम इसमें से विंडो के लिए एक फिगर आउट कर लेंगे जो हमारे लिए काम करे। उससे हमारा मेन गोल ये है कि हमारे सिस्टम में पोएट्री का इस्तेमाल है, मतलब उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो इससे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना है, पिप को। अगर हम पिप को इंस्टॉल करने चाहते हैं तो वो हमें मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं विंडो पे हूँ, मैक पे हूँ तो मैं ब्रीव से इंस्टॉल कर सकता हूँ, लिनक्स के ऊपर हूँ तो मैं उसकी डिफरेंट कमांड वो दे रहा है, और विंडो के ऊपर हो आप तो उसको आप स्कूप के साथ इंस्टॉल कर सकते हो, उसकी भी 2 कमांड यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको ये भी विंडो में इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी मदद से आप पिक्स इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन आप पोएट्री इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, चूँकि मैं यहाँ पे मैक के अंदर सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सिंपली ये वाली एक कमांड चलानी है अपने टर्मिनल के अंदर। उससे क्या होगा कि मेरे सिस्टम के अंदर पोएट्री जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। सिंपली ये वाली कमांड यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और अपने सिस्टम में आके इंस्टॉल कर लूँगा। सही है। तो ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर देगा पिक्स को। ये ऑलरेडी मेरे पास है तो मैंने वैसे ये कमांड चला रही ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये हमने करना है, एंड देन सेकेंड, इस पिप को यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, सिंपली अब पोएट्री का जो पैकेज मैनेजर है उसको इंस्टॉल करना है। जैसे NPM तो बहुत इजी है ना, जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं साथ में आ जाता है, लेकिन ये हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पिप इंस्टॉल पोएट्री, ये इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे पास पोएट्री भी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसको इंस्टॉलेशन के बाद हमने क्या करना है, अगली कमांड के ऊपर कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि आप चेक कर सकते हो उसका कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल हुआ है और इस तरह की चीज़ें, बट स्टिल हमें ये वाली कमांड चला के बस इसको इंस्टॉल करना है, डेट्स इट। जब आपके सिस्टम में ये आ जाएगा पोएट्री, तो अगर आप यहाँ पे पोएट्री लिखेंगे तो आपको बहुत सारी कमांड जो हैं वो मिल जाएंगी, मीन आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल्ड हो चुका है।
अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, जिस तरह हम फ्रंट एंड का एक फ़ोल्डर बना लिया था Next.js, उसमें हम क्लास वाइज कोड करते जा रहे थे। इसी तरह मैंने यहाँ पे फास्ट API जनरेटिव AI 01 करके एक फ़ोल्डर बना लिए, इसको मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पे ओपन करने के बाद जिस तरह हम npm init करते थे या create react ऐप या create Next.js ऐप करते थे और उससे हमारे सारे फोल्डर क्रिएट हो जाते थे ऑटोमेटिकली, इसी तरह हम पोएट्री को यूज़ करेंगे हमारे पाइथन के जितने भी फोल्डर हमें बैकएंड में चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली पोएट्री न्यू का कीवर्ड यूज़ करना है। देन मुझे आगे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो मैं उसको कह लेता हूँ हेलो फास्ट API और उसको मैं हिट करूँगा अगर। अच्छा, अब इसके अंदर जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये हेलो फास्ट API करके मेरा रूट का फ़ोल्डर बना देगा, और अगर मुझे इसके अंदर जिस फोल्डर में मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट करनी है उसका नाम अगर मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ तो मेरे पास हाइफन नेम और उसका नाम मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकता हूँ, हेलो फास्ट API या वट एवर टू डूज़ ऐप या कुछ भी ऐसा। तो मैं उसके लिए टू डूज़ करके उसका एक नेम रख देता हूँ उस फोल्डर का जिसमें एक्चुअल डेवलपमेंट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल के नाम आ गए हैं, एक पोएट्री के बाद मैंने हेलो फास्ट API लिखा है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम होगा जो ग्लोबली मैं लिखूँगा, और हाइफन नेम टू डूज़ ये उस फोल्डर का नाम है जिसमें मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट करनी है। तो जो मेरा प्रोजेक्ट रूट फोल्डर होता है उसमें तो और भी बहुत सारी फाइलें होती हैं ना, अगर हम फ्रंट एंड को रिमाइंड में लेके आएँ तो उसमें या पैकेजेशन भी होता है और इस तरह की बहुत सारी फाइलें होती हैं। तो ये वो वाला फोल्डर का नाम होगा और नेम के बाद ये वो फोल्डर है जिसमें एक्चुअली मुझे डेवलपमेंट करनी है। एक मेरा मॉड्यूल है, पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं, उसका एक ये मैं मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, इसने जब मैं हिट करूँगा तो ये क्रिएट कर देगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाते हैं तो इसने वो हेलो फास्ट API करके क्रिएट कर दिया है, बहुत सारी फाइलें भी बना दी हैं और टू डूज़ करके फ़ोल्डर भी बना दिया है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हेलो फास्ट API को अपने VS कोड के अंदर ओपन करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें इसकी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में कौन कौन सी फाइलें बनी हैं पोएट्री के साथ वो समझ आना शुरू हो जाए। उसमें एक रीडमी फ़ाइल बनी है, वो अभी एम्प्टी है, यानी कि रीडमी फ़ाइल गिट के अंदर एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो हो सकता है अगर हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं हम। तो अभी चूँकि हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं टू डूज़ लर्निंग ऐप ऐसा कुछ, और इसके अंदर हम और भी चीज़ें डाल सकते हैं, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है वो इन्फॉर्मेशन भी हम सारी यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टार्ट टू रन द प्रोजेक्ट यूज़, यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं कि आपने कौन सी कमांड को यूज़ करके प्रोजेक्ट को रन करना है। मे बी मैं इसको कह दूँगा पोएट्री, अभी हम देखेंगे कि कैसे रन होता है, लेकिन अभी के लिए जैसे ये कमांड मैंने लिख दी। तो रीडमी फाइल इज़ समथिंग जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है और ये प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, ये चलाना कैसे है, या इसमें कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उनमें क्या क्या काम हो रहा है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि जब दूसरा कोई डेवलपर आपके प्रोजेक्ट में आएगा काम करेगा तो वो इससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है रेदर देन कि वो आपसे कॉल्स ले, आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करे। तो अगर 8-10 नए लोग, मतलब रोज़ नए नए प्रोजेक्ट में लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको बातें बताना कि प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं, रन कैसे होते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम ये वाली कमांड चला के इसको फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रीडमी फाइल के बाद हमारे पास पाई प्रोजेक्ट डॉट TOML के नाम से एक फ़ाइल बन जाती है। ये पोएट्री की फ़ाइल है, जिसकी मतलब ये एक ऐसी फ़ाइल है जिस तरह हमारे पास पैकेज जेसन की फ़ाइल बनती है जिसमें सारे पैकेजेस होते हैं, तो ये भी एक फ़ाइल है जिसमें सारे पैकेजेस हैं। अभी के लिए इसमें मेरा ऑथर आ रहा है कि मतलब कि कौन सा ऑथर है जो ये पर्टिकुलर जो है वो जिसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसकी डिटेल आ रही है, एंड देन
मेरा जो गिट का यूज़र लॉगिन है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्रोजेक्ट का नाम टू डूज़ के नाम से मैंने रखा है, उसका वर्जन, उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई देना चाहते हो तो वहाँ ये दे सकते हो। और यहाँ पे tool.poetry.dependency, इसके नीचे मेरे पास वो सारी डिपेंडेंसीज आएंगी जो मुझे इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए। जैसे कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं जो मुझे अपनी बैकएंड की इस डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। डेफिनेटली मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगा, जैसे ही मैं कोई इंस्टॉल करूँगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जैसे पैकेजेशन में होता है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इसका अपना पैकेज का कॉन्फ़िगरेशन है वो इसने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही हमारे पास पैकेज है, डेट इज़ कॉल्ड पाइथन, कि इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए पाइथन की ज़रूरत है। वो इसलिए चूँकि हम पाइथन में काम कर रहे हैं तो बाय नेचर एक पैकेज तो हमें चाहिए पाइथन का। अब अगर हम यहाँ पे टर्मिनल ऑन करते हैं और मैं लिखता हूँ पोएट्री ऐड और आगे किसी भी पैकेज का नाम, जैसे मैं लिखता हूँ फास्ट एपीआई, तो ये क्या करेगा, फास्ट एपीआई को एज एन डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर देगा जब मैं ऐड कर रहा हूँ उसको। इसी तरह मैं बोलूँगा पोएट्री ऐड एसक्यूएल मॉडल, ये उसको भी ऐड कर देगा। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए वो हम ऐड करते जाएंगे इस तरह से, सही है। तो वो यहाँ पे हमारी इस डिपेंडेंसी की लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली आती जाएंगी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो मेरा प्रोजेक्ट उन पे डिपेंडेड है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। देन जिस तरह यार्न लॉग फाइल होती है ऐसे पोएट्री लॉग फाइल बन जाती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती हैं। फिर एक ये टेस्ट का फोल्डर है, इस टेस्ट के फोल्डर के अंदर क्या होता है कि मेरे पास जो हमने इस बैकएंड डेवलपमेंट में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, डेट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग। क्योंकि हम जिस तरह फ्रंट एंड के ऊपर तो हमें यूआई नज़र आ रही होती है ना, कि जहाँ से मैं भी और बहुत सारे यूज़र भी मेरी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बैकएंड के अंदर चूँकि कोई यूआई नहीं होती है, जस्ट हमें फंक्शंस बनाने होते हैं और उसका कोई फ्रंट व्यू नहीं होता है। हम उसको CMD से कमांड लाइन से ही मतलब टेस्ट करते हैं या चलाते हैं या रन करते हैं उस एप्लीकेशन को। इस पर्टिकुलर पर्पस की टेस्टिंग के लिए हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे टूल हम टेस्टिंग के यूज़ करते हैं। पाइथन में PyTest करके एक टूल है, वो काफ़ी फेमस है, वो यूज़ होता है। तो उसकी सारी कोडिंग हम इस टेस्ट के फोल्डर में कर रहे होंगे। वो यानी कि एक कोड वो है जो हमारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर है और एक वो कोड है जो हमने अपने ही सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए लिखा है, जिसको हम टेस्टिंग कहते हैं। वो भी एक कोड होता है, यानी कि कोड ही कोड को टेस्ट करे, डेट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटेड टेस्टिंग। वो ऑटोमेटिकली टेस्ट हो रही है ना चीज़ें, तो उसके लिए हम PyTest की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे और वो हम डेफिनेटली टेस्ट के फोल्डर में डिफाइन कर रहे होंगे। एंड देन मेरे पास एक फ़ोल्डर बना है जो मैंने लिखा था ना, पोएट्री न्यू, ये रूट पे फोल्डर पे आप देखें तो वो उस फाइल का नाम है, उस फोल्डर का नाम है जो मैंने न्यू के बाद लिखा था, हेलो फास्ट एपीआई। और टू डूज़ के अंदर टू डू वो फोल्डर का नाम है जो एक्चुअली मैंने नेम के आगे लिखा था। मीन मैं इस फोल्डर के अंदर काम करना चाहता हूँ, इस मॉड्यूल में काम करना चाहता हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में आपने देखा होगा -init.py करके एक फ़ाइल बन गई है। इसका क्या मतलब है? पाइथन में जिस तरह कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, जो क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है, जिसको मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डेट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मेथड। तो वो कंस्ट्रक्टर मेथड पाइथन के अंदर हाइफन यानी कि अंडरस्कोर इनिट फिर __.py फाइल जो फाइल होती है वो इस पैकेज के अंदर ऑटोमेटिकली चल जाती है। मीन जब भी मैं इसको रन करूँगा तो सबसे पहली जो फाइल चलेगी वो ये वाली फाइल होगी init.py। तो अभी चूँकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है तो उससे कोई मीनिंग बनेगा नहीं, ये चल जाए या ना चले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समझो ये कंस्ट्रक्टर की तरह है, ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली चल जाती है। और सेम इसी तरह जिस तरह ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली चलती है, इसी तरह हमारे पास क्लास के अंदर ___ init करके कंस्ट्रक्टर मेथड भी होता है, मीन फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है, जिसको हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी उस क्लास का इंस्टेंस बनता है। तो यहाँ पे ये वाला सिंटैक्स पाइथन में यूज़ होता है उसके लिए। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है जो पोएट्री के साथ बना है और हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमारा गोल ये है कि हमने इससे हेलो वर्ल्ड बनाना है ताकि हम वहाँ से आगे चीज़ें लेके चलें।
अच्छा, हेलो वर्ल्ड बनाने के लिए हमें एक फ़ाइल बनानी है पाइथन में टूडूज के फोल्डर में, डेट इज़ कॉल्ड main.py। ये एक फ़ाइल हम बनाएंगे पाइथन के अंदर। अच्छा, अब चूंकि हमने फास्ट एपीआई इस्तेमाल करनी है तो हमें उसको इंस्टॉल भी करना है। वो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन पोएट्री और ऐड फास्ट एपीआई वो ऑलरेडी ऐड है, तो इसलिए आपने ये कमांड चला के उसको एक दफ़ा ऐड कर लेना है। अच्छा, main.py फाइल बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके अंदर कुछ कोड करना है। अच्छा, वो कोड है जो हम बैकएंड की डेवलपमेंट में फास्ट एपीआई का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। अभी हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशंस हम डीपली अभी इसके साथ साथ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह हमारे पास वहाँ पे फ्रंट एंड की डेवलपमेंट के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, इंपोर्ट कंपोनेंट का नाम, फ्रॉम फाइल का नाम, इसी तरह हमारे पास पाइथन में भी ऑप्शन होता है कि हम एक मॉड्यूल से जो भी मैंने पैकेज इंस्टॉल किए हैं डेफिनेटली उसमें से मुझे कोई कोड इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना है, ये मेरा मकसद है, इस वजह से मैंने उसको ऐसे लिखा है ना। अच्छा, ये काम करने के लिए हमें पाइथन के अंदर बी फ्रॉम एंड इंपोर्ट की सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, हम लिखते हैं फ्रॉम किस पैकेज में से मुझे चीज़ें चाहिए, डेट इज़ कॉल्ड फास्ट एपीआई, चूँकि मैं वो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ इंपोर्ट, आप उसमें से वो चीज़ इंपोर्ट करो जो मुझे वो फंक्शन, देखो जो ऑलरेडी पैकेज है उसमें बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं, मुझे उनमें से कौन सा फंक्शन यूज़ करना है उसका नाम लिखना है। तो ये समझो जिस तरह पैकेजेस नोड मॉड्यूल में से वो लेता है ना चीज़, इसी तरह यहाँ पे फास्ट एपीआई की पूरे पैकेज में से वो इंपोर्ट कर रहा है। क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहा है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि मैं उसको लिखूँगा कि मुझे जो उसका फंक्शन चाहिए डेट इज़ कॉल्ड फास्ट एपीआई, डेट इज़ कॉल्ड फास्ट एपीआई, कि मुझे यहाँ से फास्ट एपीआई में से ये वाला फंक्शन इसका चाहिए। अच्छा, अब ये एक बना हुआ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, किसने बनाया, फास्ट एपीआई वाले ने बनाया। हम इसको कॉल करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम ऐप इक्वल टू, और फिर हम इस फास्ट एपीआई वाले फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अंदर। अच्छा, ये जो मैंने क्या किया है कि फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करके फास्ट एपीआई के फंक्शन को कॉल करके एक वेरिएबल में सेव कर लिया, इतना काम हमने करना है। अच्छा, अब हमारा अगला गोल ये है कि ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके हमें एपीआईज बनानी है। अब एपीआईज क्या होती हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एपीआई एक पाइथन में फंक्शन होता है जो फ्रंट एंड से या किसी भी जगह से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके अंदर कोड को चलाएगा, और कोड चलाने के बाद हमें आउटपुट एज अ रिस्पॉन्स सेंड करेगा। सही है। अच्छा, ये जो काम हम करते हैं कि ये जो फंक्शन हम बनाते हैं इसके अंदर मुझे 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक वो जो मैंने अपना कोड लिखना है, एक वो कोड मुझे इसके साथ डिफाइन करना है जो मेरी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा। अच्छा, अब ये जो कोड है ना, रिक्वेस्ट रिसीव करना, रिस्पॉन्स सेंड करना, ये तकरीबन सिमिलर होता है। मीन हर तरह के एपीआईज के लिए हमें तकरीबन सेम तरह का ही कोड लिखना है जो रिक्वेस्ट को रिसीव करे और रिस्पॉन्स को वापस बैक सेंड करे। अब इसके लिए हम अपना कोड लॉजिक, मतलब हम फास्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो उसने बहुत सारा काम किया हुआ है, हम अपना कोड भी लिख सकते हैं, अपनी लॉजिक भी पाइथन के अंदर किसी ने फास्ट एपीआई को भी लिखा है, इसी तरह हम अपना कोड भी लिख सकते हैं जो रिक्वेस्ट को रिसीव करे और रिस्पॉन्स को वापस भेजे। सही है। लेकिन टेक्निकली हम वो लिखना नहीं चाहते क्योंकि वो काम ऐसा है जो रिपीटेबल है, यानी कि जो पहले से हुआ है वो बार बार हम करेंगे तो बार बार हमें वही कोड करना पड़ेगा। तो फास्ट एपीआई ने उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस पहले से बना के रख दिए हुए हैं, हम उसमें से एक फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे जो भी हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो हमारा मेन कोड, हमारे मेन फोकस होगा कि हम अपनी बिजनेस लॉजिक लिखें, ये रिक्वेस्ट कैसे लेके आनी है और रिस्पॉन्स कैसे वापस सर्वर ने भेजना है,
ये काम हमारा नहीं है, ये फास्ट एपीआई खुद से करती है। अच्छा, ये कैसे करेगी? जो हमने वेरिएबल बनाया है फास्ट एपीआई का, इसको यूज़ करते हुए मुझे क्या करना है, @API.get। गेट एक मतलब हम जब एपीआई बनाते हैं तो उसके अंदर वो एपीआई डिफरेंट हमारी एपीआई की टाइप्स रहती हैं। जैसे अगर इस एपीआई को टेस्ट करने के लिए हमने पहले भी एक्सप्लोर किया हुआ है, पोस्टमैन करके एक टूल है जो हमारे काम आता है, जिसके अंदर हम टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी एपीआई की। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम जब एपीआई की टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता है ये किस किस्म की एपीआई है। ये गेट की एपीआई है, पोस्ट की एपीआई है, अपडेट की एपीआई है, डिलीट की एपीआई है, हेड की है, ऑप्शंस की है। ये किस किस्म की एपीआई है उसकी टाइप हमें डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पे हम यही काम करने लगे हैं। ये समझो ऐप का एक कंप्लीट वेरिएबल है जो फास्ट एपीआई ने मुझे बना के दे दिया है। मैं कह रहा हूँ @app इसको यूज़ करो और मेरे लिए एक गेट की एपीआई बनाओ। अच्छा, ये एपीआई का फंक्शन मैं उसका इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये जो रिक्वेस्ट रिसीव करना और रिस्पॉन्स को वापस भेजना, इसका कोड मुझे ना करना पड़े। रिक्वेस्ट रिसीव करना और रिस्पॉन्स भेजने का काम कौन कर रहा है? ये वाला सिस्टम, मतलब API.get ये काम कर रहा है। अच्छा, उसमें क्या काम करेंगे हम लिखेंगे कि किस पर्टिकुलर URL के ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है और रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं उसको बोल देता हूँ मे बी / अभी के लिए, या इसको हम बोल देते हैं /todos या get todos, ये नाम हम उसका रख देते हैं। सही है। अच्छा, अब इस app.get todos के बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट एक फंक्शन बनाना है पाइथन में। उसके लिए हम def कीवर्ड यूज़ होता है पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए, और उस फंक्शन के ऊपर हम उसका नाम क्या रखेंगे? कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका। मैं उसका नाम मिलता जुलता रख देता हूँ, जो हमने ऊपर राउट बनाया उससे मिलता जुलता मैंने उसका नाम get todos करके डिफाइन कर दिए। अच्छा, अब इस फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली get todos करके कोई भी उसका अभी कोई पैरामीटर हमने डिफाइन नहीं किया, सिंपली मैंने एक फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन डिफाइन कर दिया। और अब इसकी मैं बॉडी लिखूंगा। एक तो हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं, मीन कंसोल कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। अच्छा, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि get todos कॉल्ड, कि ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजेंगे, यानी कि रिटर्न कर देंगे। कुछ भी रिटर्न किया जा सकता है, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, कुछ भी रिटर्न किया जा सकता है। अभी के लिए मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड get todos कार्ड। बात समझ आ गई? अच्छा, अब आप लोगों को भी पता है, अगर सपोज मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ इतनी लाइन रहती है, तो ये एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है? कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है, एक प्रिंट कर रहा है और एक रिस्पॉन्स लेके जा रहा है, मतलब एक रिटर्न कर रहा है। हमने फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर पढ़ा हुआ है कि फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं चलते हैं, उसको चलाना पड़ता है। जब तक फंक्शन को कॉल ना किया जाए फंक्शन चलता नहीं है। तो फंक्शन कैसे कॉल होता है? get todos को ऐसे मैं कॉल करूंगा तो ये फंक्शन अभी कॉल हो गया, तो मीन ये एक प्रिंट करेगा स्टेटमेंट और एक रिटर्न करेगा, ये वाला काम करेगा, ये वाला जो फंक्शन की मैंने कॉलिंग की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉलिंग तो मैंने खुद से करनी नहीं है। कॉल कब करना है मैंने फंक्शन? कॉल मैंने तब करना है जब मेरे पोस्टमैन से, यानी कि जब भी कोई पर्सन फ्रंट एंड के किसी भी टूल को यूज़ करके, फ्रंट एंड में पोस्टमैन भी फ्रंट एंड का टूल ही है, कर्ल भी, बहुत सारे टूल हैं फ्रंट एंड के। जब भी फ्रंट एंड के किसी भी टूल को यूज़ करके जब कोई एपीआई की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, वेदर गेट, डिलीट, पोस्ट, अपडेट, मुख्तलिफ किस्म की एपीआईज होती हैं, कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उसका रिस्पॉन्स आएगा। जब भी ये रिक्वेस्ट आएगी मैं इस फंक्शन को तब कॉल करना चाहता हूँ, मैं खुद से कॉल नहीं करना चाहता। एपीआई का मतलब ये है, एपीआई का मतलब ये है कि जो पाइथन में लिखे हुए फंक्शंस हैं या जो बैकएंड में लिखे हुए फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं चलते हैं,
कब चलेंगे? जब हम फ्रंट एंड से एपीआई की रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे और रिस्पॉन्स हमारा फ्रंट एंड से बैकएंड के ऊपर, सॉरी बैकएंड से फ्रंट एंड के ऊपर आएगा। वो कैसे आएगा? वो रिस्पॉन्स क्या होगा जो हम यहाँ पे कोड में एज एन रिटर्न लिखेंगे। तो टेक्निकली एपीआई इज नथिंग, एपीआई इज अ फंक्शन जो कॉल खुद से नहीं, मतलब डेफिनेटली फंक्शन है तो वो खुद से कॉल नहीं होता है। कब होता है? जब भी फ्रंट एंड उसको रिक्वेस्ट करता है तो वो फंक्शन चल जाता है और उसका जो भी हम उसके रिटर्न में लिखते हैं वो जहां से कॉल होता है वहां पे वो रिटर्न का आंसर चला जाता है। जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करें अगर, तो उसका रिस्पॉन्स कहां पे मिलता है? जहां पे हम उसको कॉल करते हैं। तो एपीआई भी जहां से कॉल होगी वहीं पे उसका रिस्पॉन्स भी जाएगा। तो इसलिए, और वो रिस्पॉन्स क्या होगा जो हम उस फंक्शन के अंदर रिटर्न में लिखेंगे। तो मैंने लिखा गेट टू डूज कॉल्ड, तो ये वाला रिस्पॉन्स मुझे वहां पे आएगा जहां पे मैंने इसका जो है जहां पे इस एपीआई को कॉल किया। बस फर्क ये है, पहले हम फंक्शन जैसे टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन बना रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट में कॉल कर देते हैं खुद से, इसी तरह पाइथन में फंक्शन बना रहे हैं तो इस तरह पाइथन में नीचे कॉल कर देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने एक फंक्शन बनाया है इसको मैं खुद से कॉल नहीं करना चाहता। इसको कौन कॉल करे? जब भी फ्रंट एंड से एपीआई की रिक्वेस्ट आए तो इसका मतलब कोई ऐसा कोड होना चाहिए जो ये बात समझे कि फ्रंट एंड से एपीआई की रिक्वेस्ट आई है और इसके अगेंस्ट मुझे ये वाला फंक्शन चलाना है। अच्छा, ये जो काम कर रहा है ना, वो ये जो मैंने लाइन ऊपर लिखी थी ये काम वो कर रहा है। ऐप डॉट गेट फंक्शन को डिफाइन करने से ऊपर जिस भी फंक्शन पे ये लाइन लिखी है, इसका मतलब इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा? ऐप। और ये ऐप क्या है? फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई क्या है? इसने वो कोड लिखा है जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है। अच्छा, अब जब भी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से आएगी फास्ट एपीआई के पास, वो ऐप के अंदर से चेक करेगा क्या उसका पाथ गेट टू डूज है या नहीं। अगर है तो वो ये वाला फंक्शन चला देगा और उसका जो भी आंसर होगा वो वापस में रिटर्न कर देगा। यानी कि फास्ट एपीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको कैच करना, कैच करके किसी भी राउट के साथ उसको मैच करना, जिस भी राउट के साथ हमने मैच किया है और उसको रिस्पॉन्स हमने, उसका रिस्पॉन्स जो है वो उस जगह पे भेजना जहां से वो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है। ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम कौन कर रहा है? फास्ट एपीआई। यानी कि बिहाइंड द सीन वो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को रिसीव करने से लेके बैकएंड उसके अगेंस्ट कौन सा फंक्शन चलाना है ये डिसीजन लेने से लेके रिस्पॉन्स वापस बैकएंड पे भेज देता है, मतलब फ्रंट एंड पे भेज देता है जहां से उसको कॉल किया गया। इतनी बात सबको समझ आई है या नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं लग रहा? समझ आ रही है ना? थोड़ा तो बोलो, समझ आ रही है ना? सही है। अच्छा, जहाँ भी मुश्किल लगे आपने बताना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नई चीज़ है, आपको बात समझ आ जाएगी अभी क्या है। अच्छा, ये अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वर्क कैसे करता है, इसको सबको आता है, पता है ना इसका, या इसको थोड़ा सा और डिस्कस करना है? रिक्वेस्ट कैसे आती है यहाँ पे, इस कोड पे रिक्वेस्ट कैसे आएगी और रिस्पॉन्स कैसे जाएगा, पता है सबको? नहीं पता? वो मुझे लगता है आपको रोज़ा लगा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने डिस्कस किया था कि बैकएंड का जो कोड होता है वो फ्रंट एंड पे डिप्लॉय नहीं होता, वो कहाँ पे जाता है? वो एक ऐसी मशीन में हम रखते हैं जिसको सर्वर बोलते हैं। सर्वर इज़ एक बिग मशीन जिसके अंदर हैवी रिसोर्सेज लगे हुए हैं। तो जो भी हम पाइथन में ये कोड कर रहे हैं, ये जो अलग कोड कर रहे हैं, ये पाइथन जो है वो फ्रंट एंड पे नहीं जाता, लैपटॉप में, मोबाइल में, यहाँ पे नहीं इसका कोड चलता है। ये या मेरे लैपटॉप में चलेगा क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, कोड कर रहा हूँ, या फिर ये जब हम इसको बना लेते हैं हम इस मशीन में इसको रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वर। अच्छा, जब मुझे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करनी है तो डेफिनेटली मुझे इस सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है। अच्छा, ये सर्वर को रिक्वेस्ट होती कैसे है? हर एक
इंटरनेट की डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसका एक आईपी होता है। जैसे मेरे लैपटॉप का एक आईपी है, मोबाइल का एक आईपी है, सबका एक अपना अपना आईपी होता है। तो इस जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पड़ी है उस मशीन का भी एक क्या होगा फिर आईपी होगा। अच्छा, उस आईपी के अंदर जब मैं उसको टारगेट करूंगा तो पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड हैं वो उस पर्टिकुलर लैपटॉप मशीन या सिस्टम के पास चले जाएगी मेरी रिक्वेस्ट, जिसका वो सेम आईपी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैंने ये लिखा है 192.131.1.1, ये एक आईपी मैंने लिखा, मीन पूरी दुनिया में से कहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, जिस पर्टिकुलर मशीन का ये वाला आईपी है। अगर किसी का नहीं है तो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, अगर किसी का आईपी है तो उससे मैच करके वो उधर तक रिक्वेस्ट मेरी पहुंच जाएगी। मीन अगर मैंने अपना कोड इस मशीन में रखा हुआ है और इसका एक आईपी है, तो जब मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता हूं तो मैं किसी आईपी पे करता हूं, तो जो भी आईपी मैच होगा वो वहां पे रिक्वेस्ट चली जाएगी। अच्छा, अब वहां पे जब रिक्वेस्ट चली गई, उस रिक्वेस्ट को रिसीव कौन करेगा? फास्ट एपीआई। ये जो मैंने फंक्शन कॉल किया है ना, ये उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा। अच्छा, रिसीव करने के बाद ये करेगा क्या? रिसीव करने के बाद अब एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ना, यानी कि जैसे मैंने अभी मेरे लैपटॉप के अंदर हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एट द सेम टाइम चला सकते हैं। अब उन एप्लीकेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि देखो पूरी दुनिया में से किस सिस्टम के पास उसने जाना है उसका पता लग गया। कैसे पता लगा? आईपी के साथ। अब एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर या एक पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हुए हो सकते हैं। उनमें से किस एप्लीकेशन के किस हिस्से से उसने कनेक्ट करना है, ये उसको पता कैसे लगेगा? थ्रू पोर्ट नंबर। थ्रू पोर्ट नंबर। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे इस सर्वर के अंदर 10 एप्लीकेशन चल रही हैं। अब इन 10 एप्लीकेशन का आईपी सेम ही है सबका। क्यों? क्योंकि एक मशीन का एक ही आईपी होता है, लेकिन उन 10 की 10 एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर डिफरेंट है, उनका पोर्ट नंबर सेम नहीं है, उनका पोर्ट नंबर मुख्तलिफ है। उन सब का पोर्ट नंबर डिफरेंट होने की वजह से मेरी एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन हो गई। एक मेरा लैपटॉप, उसमें 10 एप्लीकेशन चल रही हैं, और अगर मैं और मेरे लैपटॉप का आईपी है 192.131.1.1, और उन 10 में से मैं चाहता हूं कि मेरी जो एप्लीकेशन चल रही है ना वो 80 पोर्ट पे चल रही है। तो अगर मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट इनिशिएट करूं और उसमें बताऊं कि आईपी है 192.131.1.1 एंड पोर्ट नंबर इज 80, तो उसको क्या समझ आएगी? उसको ये समझ आएगी कि पूरी दुनिया में से पहले तो वो सिस्टम ढूंढो जिसका ये आईपी है, वो मिल गया उसको। अब वो कहेगा कि एक ही आईपी के ऊपर ना 10 एप्लीकेशन चल रही हैं, मैं किसको रिक्वेस्ट करूं? मैं किसको बोलूं कि तुम मुझे मेरे लिए कोई कोड चलाओ? वो डिसीजन होता है थ्रू पोर्ट। तो 10 एप्लीकेशन में जिसकी जिस पोर्ट के साथ, हर एप्लीकेशन की एक पोर्ट होती है। मेरे पास जितने सॉफ्टवेयर सिस्टम में चलते हैं उनकी पोर्ट नंबर होता है, तो वो जिससे मेरा पोर्ट नंबर मैच करेगा वो वाला कोड वो चला देगा। सही है। अब वो वाला कोड मैच करने के बाद देखो इंटरनेट से आईपी भी मैच कर गया और पोर्ट नंबर भी मैच कर गई, तो क्या हो गया? वो मेरी इस एप्लीकेशन हेलो फास्ट एपीआई के पास आके मेरी main.py फाइल में आ गया। अब इसके अंदर भी मेरे कोई एक फंक्शन तो नहीं हो सकते, हर एपीआई का एक फंक्शन होता है। तो एक एपीआई, एक प्रोजेक्ट में एक एपीआई तो होती नहीं है, एपीआई तो हजारों होती हैं। अब उसमें से भी उसने कौन सी एपीआई चलानी है, इसका डिसीजन होता है, डेट इज का थ्रू पाथ राउट। तो मैंने उसका डिफरेंशिएशन कैसे की कि भाई ये गेट की एपीआई है और उसका राउट क्या है? गेट टू डूज। अगर इसके अंदर 10 भी फंक्शंस बने हुए हैं तो उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन चलाना है? ऑन बेसिस ऑफ देयर राउट नेम, कि उसका राउट का नेम क्या लिखा है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड की एपीआई कॉल करनी पड़ती है तो उसमें मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन देता हूं, ये जैसे देखें। ये HTTP इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ये आईपी से क्या पता लगता है मुझे? पूरी दुनिया में से उसने किस वाले सिस्टम से या किस वाले लैपटॉप या किस सर्वर से कनेक्ट करना है। और ये आगे उसकी क्या है? पोर्ट नंबर, क्योंकि एक मशीन का एक ही आईपी होता है लेकिन उसके अंदर 10 एप्लीकेशन चल सकती हैं। उस 10 या 100 एप्लीकेशन में से कौन सी एप्लीकेशन में आपने जाना है, वो आपने क्या किस तरह डिफरेंशिएट कर दिया? थ्रू पोर्ट नंबर। एंड पे जो डिफरेंशिएशन आती है ना वो ये कि ठीक है सर्वर भी पता लग गया,
पोर्ट भी पता लग गई, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन के पास भी हम चले गए, लेकिन इस एप्लीकेशन में भी तो बहुत सारे फंक्शन हैं, उसमें से कौन सा फंक्शन चलाना है उसका कैसे पता लगता है? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ नेम मीन राउट नेम, राउट से, तो हर फंक्शन के ऊपर हम एक राउट का नाम डिफाइन करेंगे, तो इससे उसको कंप्लीट पता लगेगा। अब अगर मैंने एक इस वाले फंक्शन को चलाना है तो एक्चुअली मुझे कौन कौन सी फ्रंट एंड से यानी कि पोस्टमैन से मुझे इस फंक्शन को चलाना है, मुझे कौन सी 3 चीज़ें चाहिए? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, राउट। राउट का नाम क्या है? पोर्ट नंबर क्या है? अभी नहीं पता आपको। और आईपी क्या है? वो भी नहीं पता। 2 चीज़ें हमें पता लगानी है और एक चीज़ आपको पता लग गई है। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूं कि मे बी app.api.get / उसको कहता हूं कि get one to do, ये एक मैंने सेपरेट बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या करता हूं कि एक फंक्शन और बना लेता हूं, def get one to do, या one to do के बजाय इसको कर लेते हैं सिंगल टू डू, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, गेट सिंगल टू डू, और वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, उसके अंदर भी हम सेम ही काम कर लेते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कि हम एक प्रिंट कर लेते हैं गेट टू डू कॉल और एक रिटर्न कर लेते हैं। सही है। अब इस मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये एप्लीकेशन चलेगी तो किसी पोर्ट पे, तो 2 चीज़ों की तो कन्फर्मेशन हो गई थी। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन नहीं मैंने चलाना, मैंने ये वाला फंक्शन चलाना है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वाला चलेगा? हमें क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट की है हमने? राउट का नेम। तो इसका मतलब है क्या एक एप्लीकेशन के अंदर सेम राउट हो सकता है? यानी कि 2 फंक्शन का सेम राउट हो सकता है, राउट नेम हो सकता है या नहीं? नहीं। क्या एक ही कंप्यूटर के अंदर 2 एप्लीकेशन की सेम पोर्ट हो सकती है? हो सकती है। एक ही कंप्यूटर के अंदर 2 एप्लीकेशन की सेम पोर्ट एट द सेम टाइम हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या पूरी दुनिया में इंटरनेट पे 2 डिवाइसेस का सेम आईपी हो सकता है? नहीं। तो सेम आईपी नहीं हो सकता, उससे यूनिकनेस आ रही है। सेम पोर्ट नहीं हो सकती, एक कंप्यूटर में 2 एप्लीकेशन की यूनिकनेस आ रही है। एक ही बैकएंड की जो भी मैंने अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूं उसके अंदर जितने भी मैंने फंक्शन लिखे हैं उसके ऊपर जो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए राउट डिफाइन करता हूं ताकि पता लगे कि कौन सा फंक्शन चलना है, वो भी दो फंक्शन का सेम राउट नेम नहीं हो सकता है। अच्छा, हो भी सकता है, वो कैसे? फिर उसके लिए आपको एक और यूनिक चीज़ को चेंज करना है। वो क्या है? मैं कहता हूँ गेट टू डूज ही फंक्शन है, लेकिन इसका जो मेथड का नाम है डेट इज कॉल्ड पोस्ट। मतलब मैंने एपीआई की टाइप चेंज कर दी। अब अगर आप देखो, जब भी आपने इसको कॉल करना है तो आपने ये तो बताना ही होता है कि गेट है या पोस्ट है, और फिर पाथ बताते हो ना, फिर राउट का नाम बताते हो, तो उससे आपकी डिफरेंशिएशन हो गई। तो पाथ हो सकता है सेम, राउट का नाम सेम हो सकता है, बट सेम मेथड के अंदर दो फंक्शन का सेम राउट नेम नहीं हो सकता। हो सकता है सेम, लेकिन फिर उसके मेथड की टाइप चेंज करनी पड़ेगी हमें। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? समझ आ गई है ना? सही है। तो इसको हम कहते हैं कि गेट पोस्ट मेथड टू डूज, उसको भी कहते हैं गेट पोस्ट मेथड, ताकि हमें डिफरेंशिएट पता लगता रहे। तो इसका आइडिया ये है कि एक तो सेम राउट का नाम नहीं हो सकता, दूसरा अगर करना है तो फिर उसका मेथड चेंज करना है एपीआई का। जैसे मेरे पास गेट का मेथड था, इसी तरह मेरे पास पोस्ट का मेथड है जो मुझे इसको चेंज करना है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे गेट टू डूज कर लिया हमने, ये एक बेसिक सी एपीआई बना रही। अब ये जो हमने ऐप बनाई है ना, इस ऐप को मुझे रन करना है। देखो, ये मैंने पाइथन की फाइल बनाई है एक, ऐसे ही है ना, क्या किया मैंने, ये पाइथन की एक फाइल बनाई है।
अच्छा, ये इस तरह की मैं नॉर्मल फाइलें वैसे भी बना सकता हूँ। जैसे इस फाइल को मुझे रन करना हो तो पाइथन में रन कैसे करते हैं किसी भी फाइल को, डेट इज़ कॉल्ड पाइथन 3 या पाइथन अगर आपके सिस्टम में है, और main.py ऐसे हम रन कर देते हैं इस फाइल को। अच्छा, जैसे ही रन करते हैं वो एक दफ़ा फाइल चलती है और आउटपुट ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसको पाइथन से रन करते हैं ना तो क्या होता है कि कोई भी फाइल वो एक दफ़ा चलती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर आपको याद हो कि टाइपस्क्रिप्ट में हमने क्या किया था कि हम जब भी कोई फाइल बनाते थे फिर नोड और स्पेस index.js करते थे, वो क्या होता था, एक दफ़ा फाइल चली और ख़त्म हो गई। क्या हमने जो अपनी पाइथन की एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका ये बिहेवियर रखना है कि वो एक दफ़ा चले और बाद ख़त्म हो जाए? ऐसे होना है? क्यों भला ऐसे नहीं होना? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट है वो किस टाइम आनी है। तो इसका मतलब है कि मुझे 24 घंटे ऑल दी टाइम अपनी इस पाइथन की फाइल को चला के रखना है। नहीं समझ आई? कि अगर हम पाइथन के साथ रन करेंगे वो वन टाइम होगी, लेकिन हमें वन टाइम नहीं करनी, हमने तो 24 आवर चला के रखना है, क्योंकि फ्रंट एंड से तो कभी भी रिक्वेस्ट आ सकती है। तो इसलिए इसको 24 घंटे चलाने के लिए हम पाइथन का डायरेक्टली इसको पाइथन की फाइल के साथ नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिए मुझे एक और लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, एक और फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज़ कॉल्ड UVI कॉर्न। बात समझ आ गई? अच्छा, उसको दैट सी बात है, अगर मुझे उसको करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको इंस्टॉल करने की कमांड क्या है, वो है पोएट्री ऐड, आगे उसका नाम लिखेंगे, उसका नाम था UVI कॉर्न। उसके साथ आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है, उसके ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मतलब वो हैं, तो हमने उसमें से कौन सा यूज़ करना है, स्टैंडर्ड वाला। अच्छा, इसको मैं हिट करूँगा तो ये क्या करेगा, ये वो वाला, मतलब ये कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है, जिस तरह फास्ट एपीआई की लाइब्रेरी हमारे लिए आसानी कर रही है कि ये रिक्वेस्ट को रिसीव भी कर लेती है और खुद से आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन सा फंक्शन चलाना है। ये काम फास्ट एपीआई करती है। अब ये जो UVI कॉर्न वाली लाइब्रेरी है ना, ये हमारे लिए ये काम करेगी कि मेरे पाइथन की एप्लीकेशन को 24 घंटे चलाने का काम करेगी, ताकि वो बंद ना हो। क्यों ना हो, कभी भी मैं फ्रंट एंड से उसको रिक्वेस्ट कर सकूं। अच्छा, इसको ये मैंने किया है तो डेफिनेटली ये कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे इस फाइल के अंदर आप देखो तो ये आ चुका है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली main.py के अंदर आना है। जिस तरह हमने फास्ट एपीआई से फंक्शन इंपोर्ट किया है, इसी तरह हमने UVI कौन से चीज़ को इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं UVI कॉर्न। अच्छा, अगर मैंने किसी चीज़ में से, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में से कोई एक फंक्शन लेना होता है तो हम फ्रॉम मॉड्यूल का नाम और फिर इंपोर्ट करते हैं। अगर हमें ऐसे नहीं करना होता तो सिर्फ हम इंपोर्ट, इसका मतलब है वो सारे का सारा पैकेज लोड हो गया। जब सारा लोड हो गया तो मैं उसके जितने भी चाहूँ फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसमें से ना एक फंक्शन कॉल करना है, डेट इज़ कॉल्ड, एक यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टार्ट। वो फंक्शन कोई भी पैरामीटर उसका नहीं है, खाली है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक काम करना है, वही काम ये है कि मैं उसके अंदर लिखूँगा UVI कॉर्न डॉट रन। अच्छा, रन करते हुए मैंने इसके अंदर ना मल्टीपल पैरामीटर्स देने हैं। कौन कौन से पैरामीटर देने हैं, देखो हमें अभी तक एपीआई को कॉल करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं जो रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन सी? 4 चीज़ें कर लेते हैं। एक आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और राउट का नेम, 3 चीज़ें। और एपीआई का मेथड कौन सा है, गेट है, पोस्ट है, डिलीट। 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इस वाली चीज़ से आपको 2 चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये फंक्शन तब चलेगा अगर राउट होगा ये वाला, और मेथड का टाइप कौन सी होगी, गेट। तो ये 2 इंफॉर्मेशन मिल गई। बाकी कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? बाकी मुझे 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन कौन सी? आईपी कौन सा होगा और पोर्ट कौन सी होगी। तो UVI कॉर्न डॉट रन के अंदर मैं लिखूंगा कि आपका जो होस्ट है ना, होस्ट मतलब एक पैरामीटर होता है इसका होस्ट, उसके अंदर मैं बोलूंगा कि तुम्हारा जो आईपी होगा ना, डेट इज कॉल्ड
0.0.1 ये तुम्हारा आईपी होगा। ये आईपी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन जहां से कॉल हो रही है और जहां पे वो चल रही होती है वो सेम लैपटॉप हो या सेम सर्वर हो या सेम चीज़ हो या सेम जगह हो, सेम मोबाइल हो, तो वहाँ पे हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को टारगेट करने के लिए उसका आईपी लोकल होस्ट रखते हैं, मीन 127.0.0.1। क्या समझ में आया कि एक अगर आपका वही लैपटॉप है, चूंकि हम जिसमें कोड कर रहे हैं मेरा ये वही लैपटॉप है ना, और जिसमें मैं इसको टेस्ट करूंगा वो भी यही लैपटॉप है, तो इसलिए इसका जो आईपी है डेट इज शुड बी दी 1.127.0.0.1। बट फ्यूचर में जब हम इस कोड को सर्वर पे रखेंगे, मीन हम इस कोड को यहां पे रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे, जो इस सर्वर का आईपी होगा वही आईपी मुझे यहां पे डालना है। तो अभी चूंकि मेरा लोकल होस्ट है तो मैंने ये डाल दिया। लोकल होस्ट के आईपी को एक और तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड 0.0.0.0। ये भी लोकल होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं 1.2.127.0.0.1 इसको बोल देता हूं। अच्छा, अब आपको वो इंफॉर्मेशन मिल गई ना जो आपको रिक्वायर्ड थी कि आईपी क्या होगा, तो हमने देखो 24 घंटे किसने एप्लीकेशन को चलाना था, यूवी कोड ने। यूवी कोड में हमने उसको बता दिया भाई तुमने 24 घंटे एप्लीकेशन, इस वाली एप्लीकेशन को किस आईपी पे चलाना है वो उसको बता दिया हमने। अब साथ में उसको हमें क्या बताना है, और पोर्ट हम साथ में बताएंगे भाई पोर्ट नंबर क्या होगा। हम कोई भी पोर्ट लगा लेते हैं, अभी के मैं लगा देता हूँ 8080। आप 3000 भी कर सकते हैं। 3000 क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मैं वो हम फ्रंट एंड के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने 8080 कर दिया। 3000 भी कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरे पास कोई और फ्रंट एंड की एप्लीकेशन नहीं चल रही, या मैं 5000 कर दूं, कोई भी पोर्ट। अब आपके पास चारों चीज़ों की इंफॉर्मेशन आई है या नहीं आई, आपको आईपी भी पता लग गया, पोर्ट भी पता लग गई, आपको गेट का मेथड भी पता लग गया, और आपको राउट भी पता लग गया। चारों चीज़ें आपको पता लग गई, अब आपको कॉल करना मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, इसके साथ ना मुझे एक और चीज़ इसको देनी होती है इसके स्टार्टिंग के अंदर, और वो है मेरे पास जो पहले पैरामीटर में हम इसको डिफाइन करते हैं, डेट इज कॉल्ड के यूवी कार्ड ने कौन सी फाइल को चलाना है। देखो यूवी कार्ड का काम क्या है, पाइथन की कोई भी फाइल इसको देते हैं, इसको 24 घंटे चला के रखता है, लाइव रखता है। ऐसा नहीं करता कि एक दफ़ा चलाई ख़त्म कर दी, नहीं, उसको ऑलवेज चलाई रखेगा, और जब भी रिक्वेस्ट आएगी फास्ट एपीआई उसको फिर टैकल कर पाएगी। अब वो कौन सी फाइल इसने चलानी है, वो फाइल का नाम मुझे इसको बताना है। अच्छा, वो फाइल का नाम क्या है मेरे पास, वो मैं कह रहूँगा कि टू डूज़ के अंदर जाना है। टू डूज़ के अंदर मेरे पास एक फाइल है .main.py, तो टू डूज़ मेरे मॉड्यूल का नाम है, फोल्डर का। .main मतलब जो मेरी फाइल का नाम है, और उसके अंदर से मैं कह रहा हूँ कोलन, उसके अंदर से वेरिएबल है एक ऐप जिसको तुमने रन करना है। इसको ही उसने क्यों रन करना है, इसी को उसने क्यों रन करना है। देखो मेरी एप्लीकेशन में जो बाहर से रिक्वेस्टें आएंगी और उसके अगेंस्ट जो फंक्शन चलेंगे वो कौन चलाता है, फास्ट एपीआई। अच्छा, फास्ट एपीआई वो कैसे चलाता है, थ्रू ऐप के वेरिएबल के साथ, और उसको तो हम ऐप के वेरिएबल ही को तो बता रहे हैं कि ये वाला राउट हो तो ये फंक्शन चलाओ, ये राउट हो तो ये फंक्शन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, ऐप के पास, और ऐप के वेरिएबल के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है ना। और अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि टू डूज वाले फोल्डर में से .main की फाइल को रन करो, उसमें से तुमने कौन सा फंक्शन चलाना है, कौन सा वेरिएबल तुमने लाइव करना है, ऐप। इसमें कोई चीज़ मुश्किल समझ आ गई आपको। तो ये इतनी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। अब हम एक कमांड लिखेंगे इसको चलाने के लिए। यहाँ पे जो है अपना हमारा जो ये project.toml की फाइल है उसके अंदर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे tool.potry.scripts। क्या लिखेंगे, tool.potry.script। ये मैं इसलिए लाइन लिख रहा हूँ ताकि ना इसको रन करना, जिस तरह हम लिखते थे ना npm start
या यान डेव, तो वो क्या करता था, वो खुद ही प्रोजेक्ट चला देता था, उसके बैकग्राउंड में जो भी कमांड चलानी है वो चला देता था। हम वो वाली स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने लगे कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे रन करेंगे, उसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कि हमें ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी है कि उसको हमें कैसे रन करना है, वो हमें स्क्रिप्ट्स के अंदर लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा, मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरा कोड ऑटोमेटिकली चल जाएगा, मुझे उसको खुद से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में इसकी स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से इसने प्रोजेक्ट ने इसको रन करना है या किस तरह से ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। सही है? अच्छा, वो स्क्रिप्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि स्टार्ट करके अगर आता है ना, या हम रन डेव भी कर सकते हैं जिस तरह हम पहले करते हैं, यहाँ रन डेव या उसको इक्वल डेव के भी कर सकते हैं, और हमारी मर्जी है, या हमने कोई स्टार्ट रखना है या कुछ भी नाम रखना है। हम इसमें बताएंगे कि आपने क्या करना है, टू डूज़ वाले पैकेज के अंदर जाना है, उसमें से .main फाइल को रीड करना है, और उसमें से आपने स्टार्ट के फंक्शन को चला देना है। क्योंकि मेरा जो फंक्शन चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, ये वाला कोड कहाँ से चल रहा है, स्टार्ट के फंक्शन से। जिस तरह हमने यहाँ पे ऐप लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट लिखा है, क्योंकि वो मुझे स्टार्ट वाले पैकेज को एक्चुअली मुझे रन करना है या एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर ये चल जाता है, कोई एरर नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में कि 1 बाय 1 आपको एक तरफ समझ आ जाए बात। ये रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, आपको मैं सारा बता दूंगा कि ये कोड मैंने कहाँ से लिखा है। यहाँ पे जाएंगे ना आप, फास्ट एपीआई लिखेंगे ये, और इसके पास आएंगे यहाँ पे, तो इसके अंदर लर्न पे क्लिक करेंगे, और ये ट्यूटोरियल गाइड, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मैं ये कर रहा हूँ ना, मतलब कोड कर रहा हूँ या जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ये मैंने ये इंपोर्ट दिस ये किया, फास्ट एपीआई, ये चीज़ें, ये सारा कोड यहाँ पे लिखा है, आपने कॉपी पेस्ट करना है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आपको कंसेप्ट बन जाए, तो इसलिए इसको मुश्किल नहीं लेना आपने। इसी तरह जो पोइट्री की चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कमांड्स वगैरह चीज़ें, वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब इसकी इंस्टॉलेशन गाइड के अंदर कि कौन कौन सी इसकी कमांड्स हैं, कैसे कैसे ये चलता है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, बस मैंने इसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो इसलिए क्विकली मैं अडॉप्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग इधर से भी देख देख के चल सकते हैं, कोई इससे इतना बड़ा चैलेंज नहीं है हमें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने एक कमांड रन करनी है, दैट इज कॉल्ड पोएट्री रन, और जो भी हमने लिखा था, जैसे डेव लिखा था हमने, अच्छा हमने क्या लिखा, अच्छा कोई एरर आ रहा है उसको हम देख लेंगे, लेकिन स्टिल आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि मैंने लिखा यान पोएट्री रन डेव। तो इसने क्या किया, जब मैं पोएट्री रन डेव कर रहा हूँ तो सिंपली इसने टू डूज के अंदर जो मेन की फाइल है उसमें तो जो स्टार्ट का फंक्शन है उसको रन किया है। जब इसने उसको रन किया है तो एक्चुअली ये वाली लाइन रन हुई है, और जब ये लाइन रन हुई है तो उसके अंदर टू डूज डॉट मेन डॉट ऐप, और उसके अंदर मैंने होस्ट दे दिया है और साथ में पोर्ट डिफाइन कर दी है, तो उससे मेरा सर्वर जो है वो रन कर चुका है। अच्छा, अब इसमें मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास एरर क्या आ रहा है, उसको हम फिगर आउट कर लेते हैं और फिर ये मेरा हम गुड टू गो हैं। मेरी ये पोर्ट शायद मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में नहीं थी, तो मैंने स्ट्रिंग में लिखा तो इसलिए वो ऐसे कर रहा है। अच्छा, अब यानी कि जो पोर्ट मैं यहाँ पे लिख रहा था ये स्ट्रिंग में नहीं लिखनी, नंबर में लिखनी है, इस वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट उसको नंबर पे कर दिया, बाकी चीज़ें सेम है। तो मेरा अब सर्वर चल गया। अब ये जो सर्वर चला है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये कह रहा है स्टार्टेड सर्वर प्रोसेस, इसने रन कर दिए, वेटिंग फॉर एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, यूवी कॉर्न रनिंग ऑन
HTTP लोकल होस्ट 127 मीन लोकल होस्ट कोलन 8080 पोर्ट, ये यहाँ पे रन कर रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब अगर ये यहाँ पे रन कर रहा है तो इसको मैं अब कॉल कर सकता हूँ कहाँ से, कहीं से भी, फ्रंट एंड से। अच्छा, अब हम पोस्टमैन को यूज़ करेंगे अपनी टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए, तो मैं आगे यहाँ पे प्लस पे इक्वल पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने उसका कौन सा राउट कॉल करना है वो फिगर आउट करना है, तो वो कौन सा राउट मैंने कॉल करना है उसका, गेट का। अच्छा, उसमें हमें 4 चीज़ें चाहिए थी ना, HTTP कोलन फॉरवर्ड स्लैश 127.0.0.1 कोलन पोर्ट नंबर, तो क्या पोर्ट नंबर थी 8080। आगे क्या लिखूंगा, मुझे लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूं कि मैंने ये वाला फंक्शन कॉल करना है, गेट सिंगल टू डू, तो कैसे करूंगा मैं, फॉरवर्ड स्लैश के आगे क्या लिखूं, गेट सिंगल टू डू। मैं हिट करूंगा तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक थे, चलो अभी के लिए मैं ये वाला सेम इधर लिख देता हूँ, तो ये वाला फंक्शन है कॉल हो गया। अच्छा, अब मुझे ये वाला नहीं, मुझे ना ये वाला फंक्शन कॉल करना है, तो कौन लिखवाएगा कि क्या कोड करूँ तो मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा। क्या क्या चाहिए हमें, 4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, कौन कौन सी। सबसे पहले तो देखो मेथड कौन सा है, तो वो यहाँ से चूज़ क्या करूँगा, पोस्ट। फिर क्या चाहिए, आईपी क्या है, लोकल होस्ट 127.0.0. ये, और अब इसका राउट क्या रखेंगे हम, गेट टू डूज, और टारगेट करेंगे तो पोस्ट गेट टू डूज कॉल्ड। अगर मैं गेट करूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा, गेट करूंगा तो क्या होगा, नॉट फाउंड आएगा या कुछ चलेगा, भाई चलेगा ना, क्योंकि देखो इस पे भी पाथ क्या है सेम, और मेथड क्या है गेट। जब मैं कॉल करूंगा तो अब गेट मेथड वाला चलेगा। अब अगर मैं इसको पुट करता हूं तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी मेथड नहीं हमने डिफाइन किया। इसी तरह डिलीट करूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, इसी तरह गेट करता हूं और यहां पे लिख देता हूं ABC, तो अब क्या होगा, चलेगा, नहीं चलेगा। तो हो क्या रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे मेरा यूवी कॉर्न ने मेरा सर्वर चलाया हुआ है और उसको ऑलवेज लाइव रखा हुआ है, मतलब वो मैंने जो पाइथन में फंक्शंस लिखे थे ना, वो बार बार उसको चला पा रहा है, उसको चेंज कर पा रहा है। मतलब वो इसने ये जो पाइथन की फाइल है उसने एक दफ़ा इसको रन नहीं किया, इसको बस ऑलवेज रन कर दिया है। मीन इस फंक्शन को मैं चाहे 1000 दफ़ा भी चाहूँ ना, मीन कि ये मेरे पास कोई फंक्शन था यहाँ पे, इसको मैंने एक दफ़ा की आंसर आया, मैं इसको जितनी दफ़ा भी करूँगा ये उतनी दफ़ा मुझे आंसर ला के देगा। तो इसका मतलब है ये देखो इसने कितनी दफ़ा इसको रिक्वेस्ट को किया और उतना रिस्पॉन्स आया। तो मीन एक ही पाइथन के अंदर जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है उसको मैं चाहे जितनी दफ़ा मर्जी चलाऊँ रन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो एंड यूज़र होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारे सेम ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे होते हैं बैकएंड के। इतनी समझ आ गई, तो हमने हेलो वर्ल्ड कर दिया इसके साथ ना। नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ये पाथ और ये ABC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेम इसलिए रखते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ना कि ये इससे लिंक्ड है, तो टेक्निकली तो वो उसके नीचे आ रहा है तो वो उससे लिंक्ड है। इसके नीचे एग्जैक्टली ये एक फंक्शन रिक्वायर्ड कर रहा होता है। अगर मैं इसके नीचे स्पेस डाल दूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि मुझे फंक्शन रिक्वायर्ड है। उसके नीचे जो फंक्शन होगा वो उससे उसको कनेक्ट करेगा। अगर उसके नीचे मैं कोई और कोड करना शुरू कर दूंगा तो वो एरर देगा, वो कहेगा मुझे फंक्शन रिक्वायर्ड है एज एन इनपुट। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, @app.get, और मैं उसको कर रहा हूँ /, और मैं उसको कह रहा हूँ कि डेफ
हेलो वर्ल्ड, और उसको मैं कहता हूँ कि रिटर्न हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, मैं इसको सेव करके मैं क्या करता हूँ, अब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा लोकल होस्ट 8080 / पे। / भी तो एक राउट है ना, अगर हम कुछ नहीं लिख रहे तो मतलब / पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो क्या आंसर आना चाहिए, / पे कोड चलेगा या नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये वाला। उसमें क्या आंसर आएगा रिस्पॉन्स में, हेलो वर्ल्ड। आंसर क्या आ रहा है, नॉट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो मैंने चेंज किया है ना एपीआई के अंदर, देखो हमने यूवी कॉन कहता है कि मुझे एक फाइल दो जिसको मैंने 24 घंटे लाइव करना है, उसको मैं रिक्वेस्टें जितनी भी आएंगी वो मैं लेता रहूँगा, उसको चलाता जाऊँगा फास्ट एपीआई के साथ मिलके। अब हमने बैकग्राउंड में कोड चेंज कर दिया है, लेकिन ये जब चला था उसने उस वक्त उसका सारा कोड ले लिया था। अब उसके बाद आप जो भी चेंजेस करते जाओ उसको यूवी कॉन के सर्वर को नहीं पता कि आप बाद में जो मर्जी चेंज करते जाओ उसमें। अब मुझे दोबारा यूवी कॉन के सर्वर को बताना है कि चेंज आया है, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपने सर्वर को यहां से कट करना है, मतलब बंद करना है। अब मैं दोबारा वो कमांड चलाऊंगा ना पोएट्री रन डेव, तो क्या होगा, अब ये दोबारा फाइल लेगा कौन सी, main.py, लेकिन इस दफा उसको साथ में क्या मिलेगा, वो वाला हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन भी मिल जाएगा, ये वाला। जब वो भी मिल जाएगा तो अब अगर मैं दोबारा सेम वही रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड आएगा। तो अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम चेंज कर रहे होंगे डेवलपमेंट में, हम तो बार बार कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे, क्या हमें बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार रन करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ना यूवी कॉन एक ऑप्शन देता है, डेट इज कॉल्ड रीलोड, और उसको मैं कर सकता हूं ट्रू सेट। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोड में चेंज करूंगा तो ये मेरे सर्वर को रीलोड कर देगा, मीन दोबारा से रन कर देगा, मुझे करने की जरूरत। जैसे अब देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा साथ में सेव करूंगा तो क्या होगा, मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्वर भी चेंज हो चुका है क्योंकि उसने उसको रीलोड कर लिया, लेकिन वन टाइम मुझे उसको चलाना पड़ेगा क्योंकि रीलोड वाला कोड मैंने बाद में लिखा था। अच्छा, अब मैंने रन कर दिया, अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करके सेव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, कुछ भी करके चेंज करूंगा तो वो रीलोड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चेंजेस लाइव मुझे आती रहेंगी। सही है। अच्छा, उसके बाद ये जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, पोएट्री हमें कहता है कि आप एक दफ़ा ना पोएट्री इंस्टॉल कमांड चला दो ताकि उसको ना पता लग जाए कि कौन कौन सा स्क्रिप्ट हमने लिखे हैं, तो इसलिए वो ऊपर वार्निंग दे रहा था। अब हम लिखेंगे, अब वो वार्निंग नहीं आएगी, अब उसको पता है कि ये पोएट्री रन डेव क्या कमांड कर रही है और वो उससे चल पा रहा है सारी चीज़ें उससे। इतनी बात समझ आ गई है? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर के मैंने ये क्या काम किया है? आप अपने कंप्यूटर से इस वक्त मेरे वाले कंप्यूटर को करेंगे अगर, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आईपी लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट आईपी सिर्फ वो आईपी होता है जो मैं सेम ही, यानी कि एक ही कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन अगर दूसरी एप्लीकेशन से बात करना चाहती है, तो चूंकि आपने मेरे कंप्यूटर से बात करनी है तो ये दो डिफरेंट कंप्यूटर हो गए, तो इसके लिए मुझे पब्लिक मेरा इंटरनेट का आईपी चाहिए, मतलब पब्लिक आईपी चाहिए, जो यानी कि जैसे आप मुझे वहाँ से कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे वो भी तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है थ्रू मेरे पब्लिक आईपी के, तो मैं अपना पब्लिक आईपी आपको दूंगा, आप उसके थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मेरे पास आएगी, और मुझे वही आईपी यहाँ पे भी डिफाइन करना है, फिर मेरा वर्क करेगा। हाँ, उस आईपी को डेफिनेटली नॉर्मली हम डोमेन नेम से कर देते हैं कन्फिगर। मीन डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, जैसे अभी इतने आईपी याद रखना मुश्किल होते हैं तो हम मैप कर देते हैं, मतलब लेट्स सपोज मेरे सिस्टम का ये आईपी है जिस पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है, सही है। हम कहते हैं कि ये वाला आईपी जो है ना वो है api.teclosat.com, हमने इसको इससे मैप कर दिया। मीन कि अगर इस वाली डोमेन पे रिक्वेस्ट आएगी, मीन इस आईपी पे रिक्वेस्ट आएगी, तो यूज़र चूँकि नंबर याद रखना मुश्किल होते हैं, डोमेन नेम इसीलिए आया था।
कि आईपीज याद रखना मुश्किल थे, तो डोमेन ने सिस्टम ने क्या किया कि इंग्लिश लाइक कैरेक्टर से आप बातें कर लो, आपको डीएनएस से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल गुड। अच्छा, इतनी बात किसी को समझ ना आई हो, सबको आ गई है ना। अच्छा, अब फास्ट एपीआई ना हमें कुछ और फ़ायदे भी देती है। वो फ़ायदा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह मैंने आपको बोला था कि ये एपीआई बनाने के लिए, उस एपीआई को कॉल करने के लिए हमने 4 इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। कौन कौन सी? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, मेथड का नाम और राउट का नाम। अब ये तो मैंने कोड लिखा है और मैंने खुद ही कॉल कर लिया, मुझे चारों इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब अगर मैं बैकएंड का कोड तो मैं आपको दूंगा ही नहीं, और मैं आपको कहूँगा मेरी एपीआई को कॉल करो, तो आप कैसे कॉल करोगे? आप मुझसे बोलोगे मुझे वो 4 चीज़ें बताओ, तो तभी तो मैं कॉल कर पाऊंगा। अब ये 4 चीज़ें आप उसको किस तरह बताओगे? आप उसको व्हाट्सएप पे तो बताओगे, स्काइप पे बताओगे, स्लैक पे बताओगे, किस तरह से बताओगे? उसके लिए हमने बोला था कि एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन, बैकएंड के जो डेवलपर हैं उसकी 2 जॉब होती हैं, एक एपीआई डिफाइन करना जैसे हमने अभी लिखी, और दूसरा एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन लिखना। तो जो एपीआई की हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं उसके अंदर हम सारी डिटेल ये चारों चीज़ें बताते हैं कि मेथड कौन सा होगा, आईपी कौन सा होगा, पोर्ट कौन सी होगी और राउट कौन सा है, और इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन मैनुअली लिखते हैं तो टाइम लगता है। यहाँ ये पोस्टमैन में ये जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, या तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँ और उसको दे दूँ ताकि उसको पता लग जाए, क्योंकि पोस्टमैन में ये चारों चीज़ें उसको पता लग रही हैं, 5 मेथड भी पता लग रहा है, आईपी, पोर्ट, राउट भी पता लग रहा है और रिस्पॉन्स भी पता लग रहा है। या तो इसका मैं एक्सेस दे दूँ डेवलपर को, फ्रंट एंड वाले को, या फिर मैं कोई वर्ड फाइल बना दूँ। तो ज़्यादातर हम पोस्टमैन को रिकमेंड करते हैं यूज़ करना। और सेकेंड ऑप्शन फास्ट एपीआई बड़ी मज़े की चीज़ देती है। हमारी एपीआई कहाँ पे चल रही है? 127.0.1 पोर्ट नंबर 8080 /docs आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली ये बन के आ गया पूरा सेटअप। ये डॉक्यूमेंटेशन खुद से बन के आ गई, हमने नहीं बनाई। हमारी एप्लीकेशन में कितनी एपीआईज थी? हमने कितनी एपीआईज लिखी थी? 4। उनमें कौन कौन से मेथड थे? देखो 3 के गेट थे। हेलो वर्ल्ड वाली का भी गेट था, गेट टू डूज का भी गेट था, और गेट सिंगल टू डू का भी गेट, और गेट टू डूज का एक पोस्ट भी था। अब इसके अंदर क्लिक करोगे, ये सारी डिटेल आपको दे रहा है इस एपीआई के बारे में। तो फास्ट एपीआई को यूज़ करने का ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फ़ायदा है कि आपको एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन करनी नहीं पड़ती। आप अपने फ्रंट एंड के डेवलपर को ये यूआरएल उठा के दे दोगे, आप रन टाइम पे जो भी एपीआईज बना रहे हैं वो खुद ही इधर आई जाएंगी। जैसे अभी 4 है ना, हम एक जल्दी से एक और एपीआई बना लेते हैं पुट की। मतलब पुट मतलब अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे एपीआई बनती है? @app.put, पाथ का नाम लिखेंगे मे बी अपडेट टू डू, और साथ में डेफ अपडेट टू डू, और साथ में रिटर्न अपडेट टू डू कॉल। अच्छा, मैंने सेव किया इसको तो उसने रीलोड कर दिया, क्योंकि हमने रीलोड को ट्रू किया था। मैंने सिंपली इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। हमने उसका कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अपनी एपीआई लिखी है, कोड यहाँ पे आ गया। अब यहीं से इसको कॉल भी कर सकते हैं। ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसका रिस्पॉन्स क्या आया है? अपडेट टू डू कॉल। ये हमें रिस्पॉन्स भी यहीं पे नज़र आ रहा है। तो हमें यानी कि पोस्टमैन की बिल की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपनी एपीआई को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो फास्ट एपीआई का मतलब फास्ट एपीआई की डेवलपमेंट तो वाकई में फास्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी खुद ही हो रही है। और कितनी लाइनों का कोड लिखना पड़ रहा है? लिटरली 1 लाइन का कोड जो एपीआई बना रहे हैं। ये वाला फंक्शन तो हम नॉर्मली अपनी, ये तो जो फंक्शन है वो तो मेरी बिजनेस लॉजिक है, वो तो मैं ऐसे ही लिखता जाऊंगा। बाकी तो मैंने 1 लाइन का कोड ही लिखा है जो एपीआई बना रहा है, और ये वाला मैंने सर्वर को रन करने वाला कोड लिखा है। सही हो गया? अच्छा, ये सारा काम आपको होपफुली समझ आया होगा कि हेलो वर्ल्ड कैसे करना है और कैसे इसको सेटअप करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोड आपको एक्सेस दे देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सारा सेटअप कर दिया है। टेक्निकली ये कोड भी सब एप्लीकेशन में सेम ही चलेगा, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं वो भी सेम ही चलेंगी। तो आप यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट भी कर लें तो प्रॉब्लम नहीं है।
आप लोग मतलब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कोड को, इन शॉर्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर गिट मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो हम एक नई API बना लेते हैं, सॉरी रेपो बना लेते हैं, उसके अंदर मैं इसको जो है वो पुश कर देता हूँ कोड को। अच्छा, यहाँ पे आगे हम एक रेपो बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, यही फोल्डर का नाम जो रखा था ना वो सही था, उसके नाम से फास्ट API Gen AI के नाम से हम बना लेते हैं इसकी रेपो। पब्लिक बनानी है हमने और इधर से क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ से मुझे ये वाला ओरिजिन उठाना है और उसके अंदर बेसिक सेटअप करना है गिट का। तो गिट इनिट और ये ऐड कर देंगे, ऐड कमिट करेंगे हम ऐसे कि हमने फीचर इम्प्लीमेंट किया है, और वो क्या है कि फास्ट API हेलो वर्ल्ड गिट पुश ओरिजिन मास्टर। इस वाली रेपो के ऊपर आप जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स नज़र आ जाएंगी जो मैंने अभी क्रिएट की हैं, और इसके अंदर वो सारा कोड भी है वो कैसे चलाना है। और ये वाली पोएट्री रन स्टार्ट, शायद हमने इसको रन डेव कर दिया ना, तो रीडमी फाइल अपडेट कर देते हैं, पोएट्री रन डेव, और अगेन फिर कमिट करना पड़ेगा रीडमी फिक्स रीडमी फाइल अपडेट। ठीक है।